Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। नाम है इसका सेल साइकिल। और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्रोमोसोम्स। सबसे पहले देखेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। तो बच्चों, क्रोमोसोम्स 1882 में एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वॉल्थर फ्लेमिंग। क्रोमोसोम्स को पहली बार इसने ऑब्जर्व किया था। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक यानी धागों की तरह के लंबे लंबे से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक, धागों की तरह लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which are present in our nucleus। लेकिन न्यूक्लियस में ये हर वक्त आपको नजर नहीं आएंगी। नॉर्मली आपके सेल के न्यूक्लियस में बहुत ही पतले पतले और काफी उलझे हुए धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ये बहुत ज्यादा पतले होते हैं, इतने पतले कि ये आपको नजर भी नहीं आएंगे। और काफी जो है, जिस तरह एक प्याले में नूडल्स काफी उलझे हुए होते हैं, इसी तरह ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस में, ये बिल्कुल नूडल्स की तरह एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। नजर भी नहीं आ रहे हो सकते, इवन कि हम इनको काउंट भी नहीं कर पाएंगे कि ये कितने हैं, इतने ज्यादा कॉइल हुए हुए होते हैं। कॉइल फॉर्म में हम इनको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चों, आपका सेल एक प्रोसेस करता है जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। इस चैप्टर में आगे जाके हम सेल डिवीजन पर भी बात करेंगे कि ये सेल डिवीजन का प्रोसेस होता क्या है। बहरहाल, सेल डिवीजन के प्रोसेस के दौरान आपके ये जो पतले पतले ना नजर आने वाले उलझे हुए क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये छोटे मोटे और एक्स की शक्ल में विजिबल हो जाते हैं। अब ये आपको नजर भी आ रहे होंगे। अब आप अगर इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दे आर विजिबल नाउ। अब ये छोटे हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए, वाजे हो गए। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं कि ये कितने हैं, ये माइक्रोस्कोप से विजिबल भी हो गए। अब इस फॉर्म में हम इनको क्रोमेटिन फाइबर्स के बजाय क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, बट ये अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो ये आपको क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और जब सेल डिवीजन खत्म होगा तो ये क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन फाइबर्स की शक्ल में आके आपके सेल में एक नेटवर्क बना लेंगे। उसके बाद बच्चों, क्रोमोसोम्स की तादाद एक सेल के अंदर फिक्स होती है, यानी एक स्पीशी है, उसके तमाम सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होगी। मिसाल के तौर पे इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, उनके सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे सेल के, हमारे जिस्म के किसी भी सेल को आप ले, सारे सेल्स के अंदर आपको क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी मिलेगी? 46। और फिर पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी इंसान हैं, सब में भी इसकी तादाद कितनी होगी? 46। यानी ह्यूमन स्पीशी के अंदर इनकी तादाद फिक्स है। इसी तरह जो हॉर्स होता है, घोड़ा, उसमें 64 होते हैं। अब दुनिया में कहीं का भी घोड़ा ले आए, उस घोड़े के किसी भी सेल को आप लें, आपको उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद स्पेसिफिक मिलेगी 64। तो दुनिया के तमाम स्पीशीज में किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी की किसी भी फॉर्म को आप लाएं तो उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है। कैरेट यानी गाजर में 18, बिल्ली में 32 क्रोमोसोम्स हैं। अब बिल्ली, कहीं की भी बिल्ली हो, उसके हर सेल के अंदर आपको 32 क्रोमोसोम्स आपको उसके न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे। अब बच्चों, इसके काम पर आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपको कब मिलता है, कहाँ मिलता है और कैसा है। कब मिलता है? सेल डिवीजन के दौरान ये आपको मिलेगा। सेल डिवीजन जब हो रहा होगा उस वक्त ये आपको विजिबल होता है। कहाँ मिलेगा? ये आपको सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। कैसे होते हैं? लंबे धागे की तरह मोटे मोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आते हैं इनके काम पे। बच्चों, इनके अंदर हमारी जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, जीन्स की शक्ल में स्टोर हुए होते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर से मुराद हमारे वो कैरेक्टर्स जो हमारी औलादों में ट्रांसफर होते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, या हमारी जो आंखों का कलर होता है, जो बालों का कलर होता है, जो हमारी स्किन होती है इसका कलर होता है, ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। ये हमसे हमारी औलादों में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम्स में हेरिडिटी कैरेक्टर्स जीन की शक्ल में स्टोर हुए हुए होते हैं, और जब आपसे आपकी औलाद पैदा होती है, एक ऑर्गेनिज्म से उसकी जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है, तो ये क्रोमोसोम्स स्टोर हेरिडिटी कैरेक्टर्स को उसकी नस्ल में, उसकी औलाद में मुंतकिल कर देते हैं। तो ये इनका रोल होता है। ये हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ना सिर्फ अपने अंदर स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, बल्कि हमारी जो जनरेशंस होती हैं उनमें हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर भी करते हैं। अब आते हैं जरा क्रोमोसोम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर। देखिए बच्चों, इस क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं मैं, इसकी। एक क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमेटिड्स मिलते हैं, एक ये है क्रोमेटिड और एक ये है जी, ठीक है, एक ऊपर क्रोमेटिड, एक नीचे क्रोमेटिड। तो हर क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमेटिड्स मिलेंगे। ये दोनों क्रोमेटिड्स ज्वाइन हो जाते हैं। जिस जगह पर ज्वाइन होते हैं उस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर में आपको एक डिस्क शेप का प्रोटीन मिलता है, उसको आप कहते हैं काइनेटोकोर। ये है एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अ सिंगल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 chromatids joined at centromere, and centromere has a disc-shaped protein called kinetochore। ठीक है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स जिस जगह पे ज्वाइन होते हैं उस जगह को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, और सेंट्रोमेयर पे आपको एक डिस्क शेप का प्रोटीन मिलेगा जिसको आप कहते हैं काइनेटोकोर। ये एक क्रोमोसोम हुआ। लेकिन बच्चों, जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा होगा, जब हमें ये क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, मैंने आपको क्या कहा कि क्रोमोसोम्स आपको नॉर्मल सेल में नजर नहीं आएंगे। जो सेल डिवाइड होने वाला होगा, जो सेल डिवीजन करने वाला होगा, उसमें आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे। तो जब आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे तो वो आपको इस फॉर्म में नजर आएंगे, यानी 4 क्रोमेटिड्स वाला। ये देखें, यहाँ 4 क्रोमेटिड्स हैं, ऊपर के 2 क्रोमेटिड्स हैं, नीचे 2 क्रोमेटिड्स हैं। चारों क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर पे ज्वाइन हो रहा है, और सेंट्रोमेयर में आपको एक काइनेटोकोर मिल रहा है। ये क्या माजरा है, 4 क्रोमेटिड्स क्यों है? देखिए बच्चों, एक्चुअल में हमारा क्रोमोसोम ऐसा ही होता है, 2 क्रोमेटिड्स वाला। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है और जब हमारे क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहे होते हैं, इस दौरान ये अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं। रेप्लिकेट का मतलब है अपनी एक कॉपी तैयार कर लेते हैं। ये क्रोमेटिड अपनी एक कॉपी तैयार कर लेगा, ये क्रोमेटिड अपनी एक कॉपी तैयार कर लेगा, और ये कॉपी इन्हीं के साथ अटैच रहती है सेंट्रोमेयर से। तो फिर ये इस शक्ल का बन जाता है। अब ये क्रोमेटिड है और ये उसकी कॉपी हो गई। सिमिलरली ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड है और ये उसकी कॉपी है, और जो कॉपीज हुई हुई है वो अभी भी इसी सेंट्रोमेयर से अटैच है। तो इस वाले क्रोमोसोम को हम कहेंगे एक ही क्रोमोसोम है, बट ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये नॉन रेप्लिकेट क्रोमोसोम है, इसको हम कहेंगे कि ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। बहरहाल मानेंगे हम इसको भी कि ये एक सिंगल क्रोमोसोम होगा। ठीक है, जब भी हमें सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम दिखेगा तो वो ऑलरेडी रेप्लिकेट हुआ होगा। उसके दोनों क्रोमेटिड्स अपनी एक कॉपी तैयार करके अपने साथ अटैच रखे हुए होते हैं। तो उस टाइम पे आपको ये एक्स शेप का नजर आ रहा होता है, यानी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है। ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का। अब बात करते हैं जरा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। हमारे पास क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो 4 होती हैं हमारे पास टाइप्स क्रोमोसोम्स की। डिपेंड करता है कि ये जो सेंट्रोमेयर है या ये जो क्रोमेटिड्स हैं, इनके ऊपर नीचे के क्रोमेटिड्स की बात हो रही है कि ये जो ऊपर वाला क्रोमेटिड है और नीचे वाला क्रोमेटिड है, ये क्या बराबर हैं या अनइक्वल है। पहली टाइप होती है, इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। ये ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसके दोनों क्रोमेटिड, यानी ऊपर वाला क्रोमेटिड भी और नीचे वाला क्रोमेटिड भी सेम साइज का होता है। इक्वल आर्म्स कहते हैं इसको हम। ऐसा क्रोमोसोम जिसके दोनों क्रोमेटिड्स का साइज एक ही जैसा हो, मेटासेंट्रिक कहलाता है। फिर दूसरा होता है जी सब मेटासेंट्रिक। इसमें एक क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है और दूसरा क्रोमेटिड जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। यानी इस डायग्राम में आपको देखें, ऊपर वाला क्रोमेटिड थोड़ा छोटा नजर आ रहा है और नीचे वाला क्रोमेटिड थोड़ा बड़ा है। तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक। इसमें एक क्रोमेटिड
बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जबकि दूसरा क्रोमेटिड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वन आर्म वेरी स्मॉल एंड वन आर्म वेरी लार्ज, ये कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। और बच्चों चौथी टाइप कहलाती है टीलोसेंट्रिक। इसमें एक क्रोमेटिड होता ही नहीं है, इतना छोटा कि वो गायब हो गया और सिर्फ एक क्रोमेटिड होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम को जिसमें सिर्फ एक ही क्रोमेटिड होता है उसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे सेल्स में जो 46 क्रोमोसोम है उनमें से कुछ मेटासेंट्रिक हैं, कुछ सब मेटासेंट्रिक हैं, कुछ एक्रोसेंट्रिक हैं, लेकिन टीलोसेंट्रिक नाम का जो क्रोमोसोम है ये ह्यूमंस में नहीं होता। तो ये 4 टाइप्स हो गई जी। डिपेंड करता है कि जो अपर और लोअर आर्म है, क्रोमेटिड्स जो हैं वो बराबर हैं, छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, या एक क्रोमेटिड है ही नहीं। अब आते हैं क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन पर। क्रोमोसोम अंदर से कैसा बना हुआ है। तो बच्चों क्रोमोसोम की अगर आप केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, यानी एक प्रोटीन है। डीएनए एक चेन की तरह, एक सीढ़ी की तरह लंबा सा मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल सीढ़ी की तरह। 2 इसमें रॉड है, बीच में आपस में इंटरकनेक्टेड है, ट्विस्टेड हुआ हुआ है, काफी लंबा चेन की तरह मॉलिक्यूल होता है। इसको हम कहते हैं डीएनए। आगे के चैप्टर में, आगे एक चैप्टर आएगा, वहां हम इस डीएनए को थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। बच्चों जो हमारी क्रोमोसोम में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है, मैंने आपको बताया ना, आपके पास क्रोमोसोम्स में आपकी हेरिडिटी कैरेक्टर्स इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है, तो वो इस डीएनए में स्टोर हुई हुई होती है। आपकी तमाम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन आपके क्रोमोसोम में मौजूद जो डीएनए है उसमें स्टोर हुई हुई है। जबकि क्रोमोसोम में दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो एक प्रोटीन होता है, हिस्टोन। 8 हिस्टोन मिलकर एक ऑक्टामर बनाते हैं जी। ऐसे ऑक्टामर्स मौजूद होते हैं आपके क्रोमोसोम में, ठीक है। तो एक हिस्टोन होता है, हिस्टोन मॉलिक्यूल 3 किस्म का होता है। एक होता है H2A, एक होता है H2B, एक होता है H3, एक होता है H4। हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4, ये 4 किस्म के हिस्टोन्स हैं। इनके 2-2 कॉपी, यानी ये पेयर फॉर्म में होते हैं। तो ये 8 हिस्टोन हो गए। 8 हिस्टोन मिलकर ये एक ऑक्टामर बना देते हैं। एक ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आपको डीएनए में जगह जगह मिलेगा। तो हमारा क्रोमोसोम या तो इन हिस्टोन्स होंगे आपके क्रोमोसोम में, या फिर डीएनए की चेन होगी। अब देखते ये हैं कि इन 2 चीजों से मिलकर क्रोमोसोम बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम। याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि क्रोमोसोम्स आपको नॉर्मल सेल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ डिवीजन के टाइम आपको मिलते हैं। और डिवीजन के टाइम भी ये किससे मिलके बनते हैं, वो जो फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, उनसे ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा हमारा क्रोमेटिन फाइबर कैसे बना हुआ है। तो बच्चों क्रोमेटिन फाइबर्स के लिए आपको एक बात जरा ध्यान में रखनी है, कंडेंसेशन। अक्सर आपने ये डायग्राम भी आपके सामने है, रस्सी है, बहुत बड़ी है। आप रस्सी के साइज को छोटा करने के लिए कि जी वो कम जगह घेरे, आप क्या करते हैं, उसको लपेटना शुरू कर देते हैं। अगर आप रस्सी को लपेटते हैं तो अब आपकी रस्सी कम जगह घेरेगी और ये जो अब गुच्छा बनेगा ये काफी थिक होगा, मोटा होगा। ये कंडेंसेशन कहलाती है। आपके क्रोमोसोम में यही माजरा हुआ है। आपके क्रोमोसोम में एक चीज मैंने आपको क्या कहा, डीएनए है, और दूसरी चीज क्या कहा, प्रोटीन, हिस्टोन। तो डीएनए की एक सिंगल लंबी सी चेन होती है, वो चेन जगह जगह न्यूक्लियोसोम पे कंडेंस हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये रस्सी जो है इस सिलेंडर में कंडेंस हो रही है ना, बिल्कुल ऐसे डीएनए की चेन हिस्टोन पर कंडेंस होती है। जैसे इस डायग्राम में देखें आप, ये डीएनए की चेन आ रही थी, हिस्टोन पर कंडेंस हुई, सिर्फ 2 दफा एक हिस्टोन पर कंडेंस होती है, फिर आगे बढ़ गई। एक और हिस्टोन आया, उस पर भी 2 दफा कंडेंस हुई, फिर आगे बढ़ गई। एक और हिस्टोन आया, फिर 2 दफा कंडेंस हुई और आगे बढ़ गई। ऐसे आपके डीएनए की चेन जगह जगह पाए जाने वाले न्यूक्लियोसोम पर कॉइल हो जाती है। अब ये जो चेन बन गई, डीएनए की चेन जिसमें जगह जगह न्यूक्लियोसोम मौजूद है, उनमें डीएनए कॉइल हुआ हुआ है। इस चेन को ये पहली कड़ी हो जाती है। इसको हम कहते हैं बीड्स ऑफ न्यूक्लियोसोम या चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब उसके बाद ये जो न्यूक्लियोसोम की चेन बनी, ये फर्दर कॉइल होगी। अब ये फर्दर लिपटेगी, अब ये फर्दर जो है वो कंडेंस होगी। न्यूक्लियोसोम की जो चेन बनी, जब ये कंडेंस होती है, जब ये कॉइल होती है, तो बनता है क्रोमेटिन फाइबर।
और इस क्रोमेटिन फाइबर की शक्ल में फिर ये आपके सेल के न्यूक्लियस में मौजूद रहता है। अब क्रोमेटिन फाइबर बन गया तो आपके सेल के न्यूक्लियस में ये रहेगा, और जैसे सेल डिवीजन शुरू होगा, जैसे सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड होना है, सेल को डिवीजन शुरू करनी है, तो अब ये क्रोमेटिन फाइबर जो है अब ये फिर दोबारा कंडेंस होगा, एक और दफा कंडेंस होगा, और अब ये तैयार हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम में। तो अच्छी खासी कंडेंसेशन हुई भी है। सबसे पहले डीएनए की चेन है वो न्यूक्लियोसोम पे कंडेंस हो गई, न्यूक्लियोसोम की चेन बन गई। फिर न्यूक्लियोसोम की चेन फर्दर क्वाइल हुई, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह कंडेंस हुई, और अब वो बन गई क्रोमेटिन फाइबर की चेन। इस हालत में, क्रोमेटिन फाइबर्स की हालत में, ये जो आपकी चेन्स हैं ये आपके न्यूक्लियस में मौजूद है, और फिर सेल ने जब डिवीजन करना होगा तो फिर वो इस क्रोमेटिन फाइबर की चेन को फर्दर कंडेंस होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर की चेन है वो फिर दोबारा कंडेंस होकर, और अब वो एक काफी बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जो अब विजिबल भी होगा, एक आम माइक्रोस्कोप से भी नजर आ रहा होगा, उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट क्रोमोसोम। थोड़ा रिपीट कर दूं, क्रोमोसोम्स क्या है? लंबे लंबे धागों की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये सिर्फ आपको विजिबल होंगे डिवीजन के दौरान। डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स आपको न्यूक्लियस में नहीं मिलेंगे, बल्कि क्रोमेटिन फाइबर का नेटवर्क मिलेगा जो इतना बारीक, इतना पतला होता है कि आपको वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगा, बड़ा बारीक, बहुत ही पतला। बट जब डिवीजन होने लगेगी तो ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाएगा और थोड़ा मोटा एक्स की शक्ल में और विजिबल हो जाएगा, और उस फॉर्म में हम इसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के अंदर हमारी जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है जीन्स की शक्ल में स्टोर हुई होती हैं, और इनका मकसद ये होता है कि हमसे जब हमारी औलाद पैदा हो तो ये हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को हमारी औलादों में, हमारी जनरेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। क्रोमोसोम्स में एक, अगर आप क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। जिस जगह वो जुड़ रहे होते हैं सेंट्रोमियर कहा जाता है, वहां एक प्रोटीन मौजूद होता है काइनेटोकोर। बट जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहा होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो अब ये 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाता है, और अब ये 4 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बन जाता है एक्स की शक्ल का। ठीक है, इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम कहेंगे, और एक कहेंगे कि एक क्रोमोसोम है और एक उसकी कॉपी है। एक्स शेप में आपको नजर आ रहा होता है। फिर मैंने आपको इसकी टाइप बताई, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अगर ऊपर नीचे वाला क्रोमेटिड इक्वल है साइज में तो मेटासेंट्रिक, अनइक्वल साइज का एक थोड़ा छोटा है एक जरा बड़ा है तो सब मेटासेंट्रिक, एक क्रोमेटिड बहुत ज्यादा छोटा और एक क्रोमेटिड बहुत ज्यादा बड़ा है तो एक्रोसेंट्रिक, और एक क्रोमेटिड अगर है ही नहीं, सिर्फ एक ही क्रोमेटिड है क्रोमोसोम में, तो टीलोसेंट्रिक। फिर ये बताया मैंने आपको कि आपके क्रोमोसोम इंटरनली 2 टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। एक होता है डीएनए की लंबी सी चेन, और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। इन 2 चीजों से आपका क्रोमोसोम बना हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि ये क्रोमोसोम इन 2 चीजों से बनता कैसे है। सबसे पहले डीएनए की चेन न्यूक्लियोसोम पे क्वाइल होती है और न्यूक्लियोसोम की चेन बन जाती है। फिर न्यूक्लियोसोम की चेन फर्दर क्वाइल होती है और क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है। अब जब भी सेल डिवाइड होगा तो क्रोमेटिन फाइबर एक दफा और क्वाइल होगा और क्रोमोसोम्स बन जाएगा, और जैसे सेल डिवीजन खत्म होगा तो ये क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन फाइबर है ये वापस अनक्वाइल हो जाएंगे। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट क्रोमोसोम्स। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यूज है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ह्यूमन सेल। एक इंसान के सेल में क्रोमोसोम्स की कितनी तादाद होती है। तो ये मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में कि एक स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद स्पेसिफिक होती है, फिक्स होती है। यानी दुनिया, ह्यूमन एक स्पीशी है, अब दुनिया के तमाम इंसानों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद एक ही जैसी होती है। हमारे हर सेल में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। द टर्म क्रोमोसोम इज गिवन बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ये जो वर्ड क्रोमोसोम है ये किसने दिया था? एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने दिया था। उसका नाम आपको बताना है, तो उसी शख्स ने दिया था जिसने इसको ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था, और वो था वॉल्थर फ्लेमिंग। हेरिडिटी यूनिट्स
पजेस बाय क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। क्रोमोसोम्स के अंदर जो हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स की शक्ल में स्टोर हुई भी होती है, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर आपकी मालूमात जीन्स की शक्ल में स्टोर हुई भी होती है और फिर इन्हीं जीन्स के थ्रू या आपकी जनरेशन में आपकी ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर वो यूनिट जहां आपकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है वो जीन्स कहलाती है। द क्रोमेटिड्स आर अटैच टू ईच अदर एट। एक क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच हुए हुए होते हैं किस जगह? सेंट्रोमेयर, जीन, सेंट्रॉयल या नन ऑफ दिस। तो बच्चों एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स या अगर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है तो 4 क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेंट्रोमेयर से अटैच हुए हुए होते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। तो बच्चों पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आपको शॉर्ट नोट लिखना है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आपने पहली हेडिंग क्रोमोसोम उसके बारे में थोड़ा सा आपने बयान किया हुआ है, दूसरी हेडिंग में आपने स्ट्रक्चर और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। पहली हेडिंग में आपने लिखा कि क्रोमोसोम्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। हर सेल में होगा ये, एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी होगा, सब में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कब नजर आएगा? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, मैं हाईलाइट करता हूँ। किनमें? दी एनिमल, प्लांट, सबके सेल में। कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। कब अपेयर होगा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक नंबर, खास नंबर्स की खास तादाद में आपको ये मिलेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। स्ट्रक्चर में आपने लिखा कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स ज्वाइंड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। दे अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड आर डुप्लीकेटेड। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर पे ज्वाइन हुए होते हैं। जब आपको ये सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होंगे तो उस वक्त ये डुप्लीकेट हुए होंगे, रेप्लिकेट हुए होंगे। The attached duplicated chromosomes are commonly called sister chromatids। अब ये जो एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है इसके जो एक जैसे 2 क्रोमेटिड्स होंगे, एक ओरिजिनल और एक उसकी जो कॉपी होगी, उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन। यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। Each nucleosome is composed of DNA wrapped around 8 proteins called histones. Nucleosome condense to form chromatin। Nucleosome condense हो जाते हैं और chromatin बन जाते हैं। During cell division, chromatin further condense to form chromosome। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बल्कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक डायग्राम भी हमने यहाँ मेंशन की हुई है। ये वही डायग्राम है जो आपको अभी लेक्चर के दौरान भी दिखाई थी, जिसमें हमने न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम की कंडेंस से क्रोमेटिन फाइबर और फिर क्रोमेटिन फाइबर की कंडेंसेशन से जो क्रोमोसोम बन रहा है वो यहाँ मेंशन हुआ है, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन या वही क्रोमेटिड्स के हिसाब से आपके पास जो क्रोमोसोम्स की तादाद टाइप्स होती हैं वो आपको बतानी है। तो 4 किस्म का क्रोमेटिड होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। दे आर द क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स। इनका क्रोमोसोम, ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें दोनों आर्म्स जो होते हैं, आर्म से मुराद क्रोमेटिड्स की बात हो रही है, ऊपर और नीचे वाले क्रोमेटिड्स की। तो दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है। सब मेटासेंट्रिक, देस आर द क्रोमोसोम्स विद अनइक्वल आर्म। इसमें एक थोड़ा छोटा होगा, एक थोड़ा बड़ा होगा। एक्रोसेंट्रिक, दे आर रॉड लाइक क्रोमोसोम्स विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड द अदर आर्म वेरी लार्ज। सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल, यानी एक आर्म बहुत ज्यादा ही छोटा होगा, एक आर्म बहुत ज्यादा ही बड़ा होगा, और जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल यानी किनारे की तरफ आ रहा होगा। टीलोसेंट्रिक क्या है? दिस आर द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। यानी ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें एक क्रोमेटिड होता ही नहीं है, जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल किनारे पर मौजूद होता है। ये डायग्राम भी हो गई थी, वही डायग्राम जो आपको अभी लेक्चर में भी दिखाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमियर।
तो क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर डिफाइन करना है। क्रोमेटिड हाथ मैंने लिखा, ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ थ्रेड अटैच विथ ईच अदर कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमेयर में आपने लिखा, द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द क्रोमोसोम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सेल डिवीजन पर बात करेंगे। अगले लेक्चर पे ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।